क्या धारासी वाली ज़मीन बेचने के बाद में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और आपने खरीद ली है, तो क्या उस व्यक्ति के कानूनी वारिस उस ज़मीन पर दावा कर सकते हैं या वरासत अपनी करवा सकते हैं या नहीं? धारासी वाली ज़मीन कौन खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता है? धारासी वाली ज़मीन पर आप अपना मालिकाना हक कैसे साबित करेंगे? धारासी वाली ज़मीन अगर आपने खरीदी है और उस ज़मीन का कहीं पर अधिग्रहण होता है किसी सरकारी योजना परियोजना में, तो उसका मुआवजा किसको मिलेगा, कौन उसका मालिक कानूनी रूप से होगा? ये 4 अपने टॉपिक हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो आज इन 4 टॉपिक्स पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग्स LKO। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैं आपको उदाहरण लेकर के समझाऊंगा। मान लीजिए कि कोई एक ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है और वो 2 बीघा ज़मीन 2 भाइयों के नाम पर है। एक भाई का नाम राम है और एक भाई का नाम श्याम है। राम ने अपने हिस्से की ज़मीन का 143 या धारा 80 करवा दिया, जो भी आप कह लें, यूपी में धारा 80 कहते हैं अभी। मान लीजिए राम ने अपनी ज़मीन का धारा 80 करा दिया। दोनों व्यक्ति भाई हैं और SC कैटेगरी से आते हैं, SC मान लीजिए या ST मान लीजिए। तो राम ने अपनी ज़मीन का धारा 80 कराने के बाद में टुकड़ों में कई लोगों को प्लाट बेच दिए, या वह पूरी ज़मीन एक साथ बेच दी या टुकड़ों में बेच दिया, जो भी। उस व्यक्ति को अब ये शंका है कि राम की जब मृत्यु हो जाएगी तो इनके जो कानूनी वारिस हैं, राम के बेटे हैं, पत्नी हैं, बेटियां हैं, क्या वह इस ज़मीन पर अपना दावा कर सकते हैं? खतौनी में उनका नाम चढ़ जाएगा। तो हमारा नाम तो चढ़ा नहीं है क्योंकि धारा 80 वाली ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होता है, तो ऐसा तो नहीं उनका नाम चढ़ जाएगा और बाद में वह ज़मीन पर दावा करने लगे कि वह ज़मीन हमारी है, वह प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे पिताजी ने तो बेचा ही नहीं। तो इस तरीके की काफ़ी शंकाएं आप लोगों की, तो इसी पर मैं आपको बताने वाला हूँ। जब राम ने अपनी ज़मीन का 43 या धारा 80 कराया तो वहाँ पर खतौनी में ये आदेश चढ़ा दिया जाता है कि ये 2 खातेदार हैं। 2 खातेदार में से जो राम है, राम ने अपनी ज़मीन का, ये उनका रकबा था और इस रकबे में से इन्होंने इतनी ज़मीन को अकृषक करा लिया है कृषक से। मतलब वो खेती की ज़मीन थी और खेती की ज़मीन से उन्होंने उसको आवासी में कन्वर्ट करा लिया है, अकृषक ज़मीन को करा लिया है, जिसका ये इन्होंने फीस वगैरह दी है और ये राजस्व की दृष्टि से घोषित किया जाता है कि ये ज़मीन अकृषक हो गई। तो वह जो रकबा है पूरा भी हो सकता है या जितने रकबे के लिए उन्होंने अप्लाई किया हो। उस आदेश को खतौनी में जब एंट्री कर दिया जाएगा, उसके बाद में राम से संबंधित या राम के हिस्से से संबंधित उस खतौनी में किसी भी तरीके की कोई एंट्री नहीं होगी। चाहे वह ज़मीन राम किसी को बेचे या वह व्यक्ति बेचे जिसको राम ने बेचा है, या राम की मृत्यु हो जाए तो वरासत के समय वो भी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि खतौनी में राम के 143 कराने के बाद में राम से संबंधित कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। अब बचे श्याम, जो दूसरे हिस्सेदार थे, राम के भाई थे। वह मान लीजिए SC कैटेगरी से हैं, राम भी SC कैटेगरी से थे और श्याम ने अपनी ज़मीन का नहीं कराया है कोई 143 वगैरह, और श्याम अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं किसी SC कैटेगरी के व्यक्ति, तो वह ज़मीन वह बेच सकते हैं। वहाँ पर दाखिल खारिज हो जाएगा जो SC कैटेगरी के व्यक्ति को बेचेंगे। अगर श्याम भी अपनी ज़मीन को 143 करा देंगे, फिर वह चाहे SC को बेचे या जनरल को बेचे, एंट्री नहीं होगी, दाखिल खारिज नहीं होगा। अगर श्याम ने ज़मीन को परमिशन करा करके, जिलाधिकारी से परमिशन करवा करके किसी SC कैटेगरी से भिन्न व्यक्ति को बेची है, ST कैटेगरी से भिन्न व्यक्ति को बेची है, तो वहाँ पर उसका दाखिल खारिज होगा। लेकिन अगर श्याम ने भी अगर 143 कराया होता तो वहाँ पर खतौनी में एंट्री नहीं होती। तो यहाँ पर बात जो निकल के आती है कि धारा 80 या 143 वाली ज़मीन जब भी आप खरीदते हैं तो वहाँ पर खतौनी में कोई एंट्री नहीं होती है, दाखिल खारिज नहीं होता है और ना ही वरासत चढ़ती। तो इस चीज़ से आप लोग निश्चिंत रहें कि आपका वहाँ पर नाम नहीं चढ़ा है तो कोई दावा कर सकता है या कानूनी वारिस बेचने वाले के दावा कर सकते हैं। दूसरा अपना पॉइंट है, धारा 80 वाली ज़मीन कौन खरीद सकता है? तो देखिए, धारा 80 कोई भी करवा सकता है, चाहे वो जनरल हो चाहे SC ST हो, और धारा 80 वाली ज़मीन कोई भी किसी से खरीद सकता है। चाहे SC की ज़मीन हो उसको जनरल खरीद सकता है, जनरल की ज़मीन SC ST कैटेगरी का व्यक्ति खरीद सकता है। जो कृषि की ज़मीन है SC ST वर्ग के व्यक्ति की, उस ज़मीन की खरीद फरोख्त पर रोक है SC कैटेगरी से भिन्न व्यक्ति को। यानी कि अगर कोई
गैर एससी कैटेगरी का व्यक्ति खरीदता है उस जमीन को, खेती वाली जमीन को, तो उस पर रोक है। धारा 80-143 वाली जमीन पर किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं है, कोई भी खरीद सकता है, चाहे वह जनरल कैटेगरी की हो चाहे SC/ST कैटेगरी की हो, और खतौनी में एंट्री दोनों ही व्यक्तियों के संबंध में नहीं होगी धारा 80 या 143 होने के बाद। तो 2 टॉपिक आपके क्लियर हो गए। तीसरा टॉपिक अपना है कि धारा 80 वाली ज़मीन अगर है तो उस पर मालिकाना हक किसका होगा, क्योंकि खतौनी में तो एंट्री होगी नहीं, खतौनी में दाखिल खारिज है नहीं खरीदने वाले का। तो जो आपने धारा 80 या 143 वाली ज़मीन खरीदी है, आपका दाखिल खारिज खतौनी में भूलेख पर नहीं हुआ है, आपने ज़मीन खरीदी है तो उसके मालिक आप होंगे, चाहे आपने SC कैटेगरी से खरीदी हो या जनरल कैटेगरी से खरीदी हो। भूलेख पर आपका नाम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस ज़मीन के मालिक नहीं हैं। ज़मीन का रिकॉर्ड रखने के लिए उत्तर प्रदेश में 2 मुख्य वेबसाइट हैं, एक भूलेख और एक IGRS। IGRS जो वेबसाइट है उस पर सभी तरीके की अचल संपत्तियों की खरीद बिक्री की डिटेल आपको मिलेगी। आपने कभी भी खरीदा और बेचा है तो उसकी डिटेल मिलेगी। लगभग 2016-17 से यह रिकॉर्ड उपलब्ध है ऑनलाइन। और आपने चाहे खेती की ज़मीन खरीदी है, चाहे प्लॉट खरीदा है, चाहे फ्लैट खरीदा है, चाहे मकान खरीदा है या बेचा है, उसकी डिटेल आपको IGRS पर मिलेगी। अगर कोई ज़मीन आपने खेती वाली खरीदी बेची है और वह दाखिल खारिज होती है तो वह दाखिल खारिज के बाद में रिकॉर्ड आपका भूलेख पर दिखेगा। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत होइए कि वह ज़मीन पर मालिकाना हक आपका नहीं है। ज़मीन आपने खरीदी है, आपके पास रजिस्ट्री है, उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड है, आपके पास मालिकाना हक आ गया, आपने खरीदी, आपके नाम मालिकाना हक आ गया। अगर IGRS की जानकारी आपको नहीं है, इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। चौथा टॉपिक अपना है कि मान लीजिए कि आपने कोई धारा 80 वाली ज़मीन खरीदी है या 143 वाली ज़मीन खरीदी है, उस ज़मीन का किसी भी सरकारी योजना परियोजना में अधिग्रहण होता है तो मुआवजा किसे मिलेगा। तो देखिए, आपने धारा 80 वाली ज़मीन जब खरीदी है और उस ज़मीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन IGRS पर रहता है, कोई भी सरकारी योजना परियोजना आती है तो अधिग्रहण करने से पहले सभी को सूचित किया जाता है कि भाई आपकी ये ज़मीनें हैं और जिनको अधिग्रहण किया जा रहा है, या मान लीजिए जो पेपर में रिकॉर्ड निकलता है उसमें संबंधित खसरा नंबर दे दिए जाते हैं, नाम दे दिए जाते हैं, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। ज़मीन आपकी ऐसे नहीं चली जाएगी, ज़मीन आपके नाम है, आप रजिस्ट्री करेंगे उस विभाग को। अधिग्रहण में मान लीजिए आपकी ज़मीन आ गई, आप रजिस्ट्री करेंगे तभी उस विभाग के पास वो ज़मीन जाएगी, और रजिस्ट्री करने के पहले मालिकाना हक आपका चेक किया जाता है। आप जब रजिस्ट्री करेंगे तभी वह ज़मीन सरकार के पास जाएगी और मुआवजा भी आप ही को मिलेगा। मुआवजा तभी मिलता है जब आप रजिस्ट्री करते हैं, ऐसा नहीं कि पहले आ जाता है किसी के खाते में। खतौनी में किसान का नाम है और आपने किसान से ज़मीन खरीद ली है तो किसान को डायरेक्ट चेक बना के दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब आप रजिस्ट्री करेंगे, किसान के वारिसों के नाम जब है ही नहीं तो वो कहाँ से रजिस्ट्री कर देंगे जाकर के। इतना आसान नहीं है फ्रॉड होना, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीज़ें आती हैं और लोग भ्रामक खबरें भी फैलाते हैं। अरे मेरे रिश्तेदार के साथ में ऐसा हो गया, मेरे बुआ के साथ में हो गया, फूफा के गांव में हो गया। तो इस तरीके की बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि अरे वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया। यह कुछ छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।